हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 128 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी है। आइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 30 मींस 30 को आज डिस्कस करते हैं, जो हम यूथ पब्लिकेशन का इस समय प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लैश मेमोरी एक प्रकार का है। फ्लैश मेमोरी इज द टाइप ऑफ रोम, पी रोम, ईपी रोम की ईईपी रोम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आ जाइए दोस्तों, मेमोरी के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये ईईपी रोम कहां पे आता है। चलिए आइए देखिए, मेमोरी इसके पहले भी दोस्तों मैं समझाया हूं बहुत बार, इसका आपका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मेमोरी दो तरीके की होती है। कौन कौन से दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी, ध्यान से समझिएगा, ये सब क्वेश्चन आप बिल्कुल से एग्जाम में हवा में उड़ा देंगे अगर ये चार्ट आपको पता है तो। प्राइमरी मेमोरी, और यहां पे है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल के नाम से जाना जाता है। वोलाटाइल मीन्स क्या होता है दोस्तों? जिसमें परिवर्तन हो सके, मीन्स कि इसमें ये मेमोरी परिवर्तनशील है, इसलिए इसे वोलाटाइल कहते हैं। इसे सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोला जाता है दोस्तों? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो सके। आगे देखिए, और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसी बोला जाता है प्रोसेसिंग मेमोरी। प्रोसेसिंग मेमोरी का मतलब क्या है? जब कंप्यूटर ऑन होगा और जब ऑफ होगा उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों, मींस जब कंप्यूटर ऑन रहेगा तभी तक ये मेमोरी वर्क करेगी, अदरवाइज ये इसमें से डाटा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मींस जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तभी इसमें डाटा जो है आता है, और जब कंप्यूटर आप बंद कर देते हैं तो फिर से आप डाटा आपका कहां चला जाता है? हार्ड डिस्क और एसएसडी में चला जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं स्टोरेज मेमोरी। इसे क्या कहते हैं? स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। समझिएगा बात को। अब आ जाइए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाइए, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में फिर से दो पार्ट बने। कौन कौन से दोस्तों? एक बना रैम और दूसरा बना रोम, मींस की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यहां पे आ जाइए, इसके अंदर एस रैम आया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम आया, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में आया दोस्तों, रोम में आया पी रोम आया, मींस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम आया मींस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन में है ईईपी रोम दोस्तों, वो यहां आया, ईईपी रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यही है दोस्तों फ्लैश ड्राइव, ठीक है। यही है दोस्तों वो पेन ड्राइव जिसे आप बोलते हैं। तो फिर रोम कैसा है दोस्तों? रोम के बारे में बताइए। रोम है दोस्तों नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्यों कहा मैंने दोस्तों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोग्राम्ड की जाती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों फर्मवेयर। अब ध्यान आया, जब आप कंप्यूटर को खरीद के लाते हैं दोस्तों, ये डिब्बे के आकार का सिर्फ कंप्यूटर रहता है, केवल हार्डवेयर पार्ट रहता है, उसमें यदि सॉफ्टवेयर नहीं तो वो यूजलेस होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप डालते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। वो किसके तहत इंस्टॉल होता है दोस्तों? वो इसी के तहत होता है, रोम के तहत, मींस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के तहत। बेसिक इनपुट आउटपुट यहाँ पे सिस्टम क्या है दोस्तों? जो हार्डवेयर और अदर डिवाइसेस पूरे के पूरे मतलब चेक करता है, और रेडी है कि नहीं है ये सब चेक करने के बाद फिर वो विंडोज को इंस्टॉल करना के परमिशन दे देता है, और इंस्टॉल होना विंडोज शुरू हो जाती है। अब यहां पे आ जाइए दोस्तों, इसके फिर दो पार्ट बने। कौन कौन से?
ध्यान रखिएगा, इसके दो पार्ट बने, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी ही दोस्तों हार्ड डिस्क वगैरह, एसएसडी वगैरह, मीन्स एचडीडी वगैरह, ये सब क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक टेप ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों, इस वाले में, इसमें सीडी, डीवीडी, ईटीसी जितना लिख लीजिए इसी में लिख डालिए, ठीक है। अब समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, ये एक तरीके का डुप्लीकेसी रोम जो है परफॉर्म करता है, लगा रहता है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत, लेकिन काम करता है सेकेंडरी मेमोरी की तरह। एक पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि रोम वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये है दोस्तों नॉन वोलेटाइल, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन किस में होता है, रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आया दोस्तों। तो ये है आपका क्वेश्चन और ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, देख लीजिए। अब आंख मूंदेंगे तब भी ये क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे कि हाँ इसका यही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हब डैश लेयर में लागू होता है। हब इज अप्लीकेबल इन लेयर, फिजिकल, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये भी क्या है दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन सही है, फिजिकल लेयर, ठीक है दोस्तों। हब जो है ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। उनको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया करता हूं कि इसको याद कैसे रखना है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक मैं कोड लिखता हूं, उस कोड को आप ध्यान में रखिएगा। आप एसटी नहीं दे पाएंगे। अब इसको समझिए, देखिए यहां पे क्या आया, पी आया, पाएंगे, दे का मतलब डी आया, एन का मतलब नहीं का मतलब एन आया, टी से टी है ही है, एस से एस ही है, और पी से पी आएगा, और ए से ए आएगा। मीन्स कि अब देखिए कितना आसानी से मैं ओएसआई मॉडल की 7 लेयर को आपको लिख दूंगा। यहां पे लिख देता हूं, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं दोस्तों, 7 लेयर होते हैं, कभी मत भूलिएगा। अब आज के बाद तो भूलना नहीं है आपको बस। और वो भी दोस्तों जिस तरीके में आपको एक एक चीज रटाता हूं, आप वैसे भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, पहला फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, तीसरा दोस्तों डाटा लिंक लेयर, वो देखिए। इसके बाद नेटवर्क लेयर, सब उसी में से उठाऊंगा दोस्तों। अच्छा, यहां एसटी का मतलब क्या है, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, मींस स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। नेटवर्क लेयर एक कोड है दोस्तों, आप अपने ऊपर मत लीजिए कि मैं स्पीड टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, ध्यान रखिएगा। चौथा में आ जाइए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अब इसके बाद 5वीं लेयर में आ जाइए दोस्तों, सेशन लेयर। 6वीं में आ जाइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर। और 7वीं लेयर, लास्ट लेयर है दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर। अब देखिए नीचे के 3 दोस्तों, ये वाली को क्या कहते हैं, लोअर लेयर, ध्यान रखिएगा, लोअर लेयर। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मिडल लेयर। और ये ऊपर की 3, इसे क्या बोलते हैं, अपर लेयर। क्या बोलते हैं, अपर लेयर। अब समझ में आया कि नहीं समझ में, मतलब कि ये किस पे काम किया दोस्तों, फिजिकल लेयर पे काम किया, ठीक है। फिजिकल लेयर पे काम करता है, उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है, जैसे ईमेल, फाइबर
सॉरी फाइल ट्रांसफर हब एक क्या है दोस्तों, यही हब जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हब क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। यहां पे लिख लीजिए, हब क्या है दोस्तों, हब क्या है, ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, ब्रॉडकास्ट डिवाइस होता है। ठीक, इस क्वेश्चन में अब तो कोई चीजें आपको भूलेगी नहीं। अब आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। वीडियो का प्रयोग डैश के रूप में होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। द वीडियो इज यूज्ड एज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या काम करता है दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर को भी वीडियो कहा जाता है। यहां पे लिख देता हूं फुल फॉर्म, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मॉनिटर भी क्या है दोस्तों, मॉनिटर को भी क्या कहा जाता है, वीडियो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इंटीग्रेटेड सर्किट डैश से बने होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आर मेड बाय सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, MnMc। किससे बने होते हैं, तो सिलिकॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं दोस्तों, सिलिकॉन से बने होते हैं, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में आया है दोस्तों, थर्ड जनरेशन में आया, थर्ड जनरेशन में आया। इसकी खोज कौन किए थे दोस्तों, इसकी खोज किए थे किल्बे, याद रखिएगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसकी खोज कौन किया था, किल्बे कौन किया। जनरेशन की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। फर्स्ट जनरेशन का मैं डिकेट आपको बताया हूं, जो मोस्ट पॉपुलर था। मोस्ट पॉपुलर कब से कब तक था, 1942 से कितना बताया था दोस्तों, 1955। फिर सेकंड जनरेशन 55 से लेके कितना बताया था, 64। और फिर उसके बाद थर्ड दोस्तों 65 से लेके 74, और फिर 75 से लेके 89, और फिर 89 से टिल नाउ, आज तक। ठीक है, देखिए पहले जनरेशन में क्या आया, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिए बिल्कुल इसी तरीके, बिल्कुल जुबान पे हर एक चीज रखिए दोस्तों, कभी नहीं भूलेगा। ये क्वेश्चन कभी इस तरीके के गलत ही नहीं होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको कितनी चीजें आती हैं, कितना स्पीड से कर पाएंगे, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, आप ये एक्यूरेसी कैसे है, ये डिपेंड करेगा। जितने थ्योरेटिकल पार्ट बनाया हूं, ना तो उसमें ज्यादा कवर किया हूं, ना तो कम कवर किया हूं। जितना आपका लेवल है उसी अकॉर्डिंग से मैं कवर किया हूं। आपको प्रोग्रामर का सिलेबस नहीं पढ़ना है, जो मैं और अधिक डिफिकल्ट टॉपिक बना दिया हूं, वहां पे बोला भी हूं दोस्तों कि ये आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है। लेकिन देखे रहिए, शायद आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें जिससे। इसीलिए मैं कठिन टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा मैंने कवर उसमें कर दिया है। अब आपको प्रैक्टिस देखिए, यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है। आप जानते हैं मार्केट में घटना चक्र और युद्ध से अच्छा कोई है नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये वही है दोस्तों, यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट। और इनका लेवल एक इनकी टीम बनाती है, जो वो बहुत अच्छा मैनेज भी करती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और फिर प्रीवियस ईयर पेपर का पूरे सॉल्यूशन करा दिया हूं, तो उसी अकॉर्डिंग मुझे भी लग रहा है कि सही बना हुआ है। आगे देखिए, डेसी व्हील प्रिंटर का टाइप है। डेसी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ, कितनी बार बताया हूं डेसी, ये सब कौन सा, मैट्रिक्स, इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, मैनुअल प्रिंटर, कौन सा सही है दोस्तों, इंपैक्ट प्रिंटर। देखिए प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। कौन कौन से बताया, प्रिंटर, यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। पहला कौन सा दोस्तों, इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इसी में आता है दोस्तों, इंपैक्ट प्रिंटर में आता है डेसी व्हील वगैरह, ये सब जितने हैं, ये सब दोस्तों जितने नॉइजी प्रिंटर हैं, जितने खटपट यूज होने वाले प्रिंटर हैं, मीन्स जो सरकारी कामों, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन में जो
प्रिंटर आपको टिकट देता है, वो भी सब क्या है दोस्तों, ये सब हैं इंपैक्ट प्रिंटर में आएंगे। ठीक है, इसमें क्या, जैसे डेसी व्हील, ठीक है, डेसी व्हील। और फिर इसमें दोस्तों नॉन इंपैक्ट वाले में लेजर प्रिंटर, क्या आएगा दोस्तों, लेजर प्रिंटर आएगा। और क्या आएगा, इंकजेट प्रिंटर आएगा, इंकजेट प्रिंटर आएगा, थर्मल प्रिंटर आएगा, ठीक है, थर्मल प्रिंटर आएगा। ये सब क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। मैं 2 तरीके के प्रिंटर आपको इसमें बताया करता था इंकजेट वाले में, जैसे एचपी का 5810 प्रिंटर बहुत ज्यादा फेमस, बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद दोस्तों जो लेजर प्रिंटर में सीरीज चलती है एचपी की, 9000, 10,009 ऐसे कुछ सीरीज करके 11,000 की सीरीज, बहुत सारे ऐसे कोड की सीरीज चली है दोस्तों। एक नंबर के प्रिंटर है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले मार्केट में प्रिंटर है। आप देख के पहचान लिया करिए ये कौन सा प्रिंटर कहाँ पे है। तो ये क्या है दोस्तों, ये इंपैक्ट प्रिंटर, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब समझ में आया पूरी बातें। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीपीयू परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन, सीपीयू का परफॉर्मेंस मापा जाता है बीपीएस मतलब बिट पर सेकंड में, एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा सही है दोस्तों, ये सही है। इनका फुल फॉर्म सबका लिख देता हूं, पहले इसी का लिखिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। इसका लिख लीजिए बिट पर सेकेंड, इसका लिख लीजिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई एलएलएसआई, माइक्रो प्रोसेसर जो बना है इन्हीं से बना है, वीएलएसआई एलएसआई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not in the व्यू मेनू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के व्यू मेनू में नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी थे जो आपके पेपर में आते हैं उनको मैं थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर दिया हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर। वहां पे आप जाके अपने कंप्यूटर, वहां से आप पढ़िए, अपने कंप्यूटर में इनको चला चला के देखिए, तभी ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्या है ना। नॉट इन द व्यू मेनू, व्यू मेनू में क्या नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो देखिए फुल जूम होता है, फुल स्क्रीन जूम होता है कि नहीं होता है, फुल स्क्रीन होता है, जूम होता है, स्प्लिट होता है उसमें, लेकिन टेक्स्ट टू कम्युनिकेशन ये कहां होता है बताइए, यही ऑप्शन तो सही है। टेक्स्ट टू कॉलम्स कहां होता है, उसमें होता है क्या, ये नहीं होता है। तो इस तरीके जा जाके चला चला के देखिए, तभी दोस्तों ये सब क्वेश्चन क्लियर होंगे, इनमें बहुत ज्यादा बताने की चीजें नहीं है। Which of the following is not a list in Microsoft Word? अब देखिए इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी लिस्ट नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिस्ट पूछता है, होम होता है, मेलिंग होता है, मेल मर्ज किया जाता है, इंसर्ट होता है, डाटा उसमें होता है क्या, डाटा का ही शब्द है क्या, नहीं है, वही सही है। बताइए कितना सिंपल सा है, अगर आता है तो। विच फंक्शन आने का मतलब है दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिस किए हैं तो ये सब क्वेश्चन हवा में उड़ा देंगे, फिर से बोल रहा हूं। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कितनी बार बता चुका हूं, या 5 दबा दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, देखिए पहले मिल गए F5, F6, F11, F2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन for new tab under file menu in Windows Internet Explorer, Windows Internet Explorer के फाइल मेनू में न्यू टैब का दूसरा तरीका Ctrl+T, याद है उस समय मैंने इसको बताया था, याद होना चाहिए। अभी ऑप्शन में ढूंढते हैं Ctrl+K, Ctrl+O, Ctrl+W, Ctrl+D, ये देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an एग्रीगेट फंक्शन इन SQL, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज,
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? सेलेक्ट, काउंट, सम, एवरेज। देखिए दोस्तों, काउंट भी होता है, एवरेज भी होता है, सम भी होता है, लेकिन सेलेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन। हाइपोथेटिकल कंप्यूटर मतलब कि पहले की बात कर रहा है। हाइपोथेटिकल कंप्यूटर प्रोग्राम किस में लिखा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज में, मींस 0-1 के लैंग्वेज, मींस बाइनरी लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। अच्छा दोस्तों, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज यही को कहते हैं दोस्तों असेंबली लेवल लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आ जाए इस तरीके के शब्द तो ये है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? असेंबलर का प्रयोग किया जाता था। कौन सा ट्रांसलेटर? असेंबलर का। ये किस में लैंग्वेज लिखी जाती थी? ए न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती थी। किस में लिखी जाती थी? न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती थी लैंग्वेज। सब याद रखिए इसी तरीके। ठीक है, ये देखिए आ गया, तीसरा मिल गया लग रहा, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसी को 0-1 की लैंग्वेज कहते हैं, इसी को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ध्यान आया दोस्तों? ठीक, और ये कम्युनिकेशन लेवल लैंग्वेज ऐसी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन देखिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर E5 इज हेक्साडेसिमल संख्या E5 को डेसिमल समकक्ष। दोस्तों 279 327 229 22। अभी इसको निकालूंगा तभी बता पाऊंगा, अभी निकाल रहा हूं। लेकिन मैं बता देता हूं दोस्तों, दो तरीके होते हैं। यदि आपको जो प्रोसीजर है वो वाला नहीं आता है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा? बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और बाइनरी से आराम से आप डेसिमल निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर निकाला जाता है दोस्तों इस तरीके निकाला जाता है। जैसे E5 है, E5 है तो मैं आपको समझाया था कि E5 को आप दूर दूर लिख लीजिए, यहां 5 लिख लीजिए और यहां E लिख लीजिए। इसमें क्या करिए? 16 की पावर 0 करिए, बीच में प्लस लगा दीजिए और यहां पे 16 की पावर 1 लिखेंगे। तो यहां पे देखिए E का क्या होता है, यहां पे देखिए A का कोड कितना होता है? 10 लिखा जाता है। 10 का A कोड उल्टा लिख दिया क्या? इसको इस साइड लिखते हैं ना। 10 का A कोड, 11 का B कोड, 12 का C कोड और 13 का क्या होता है? ABCD कोड, और 14 का क्या होता है? E होता है, और 15 का क्या होता है? वो F होता है। तो ये वाला देखिए, ये वाला यहां से उठा लीजिए, यहां रख दीजिए 14 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। याद है कि नहीं याद है? और 14 में 16 का गुणा करिए, कितना आएगा? 224 आएगा। तो कितना आ गया आंसर? 229। देखिए आपके ऑप्शन में है कहीं, है कि नहीं है? ये देखिए 229। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा चीजें हैं दोस्तों, बस आप प्रैक्टिस करिए। किसी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता है जो आप कर नहीं पाएंगे, मैं गारंटी दे। अब 1-2 क्वेश्चन की पेपर में उसको छोड़िए, वो कोई नहीं कर पाता है, उस पे भिड़े रहेंगे तो कभी नहीं स्कोर बनेगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन को तो खुद ही बोर्ड क्या कहता है, जब आंसर की निकालता है फिर उसके बाद संशोधित आंसर की निकालता है, फिर कहेगा ये क्वेश्चन मैं डिस्कार्ड करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी 101010 का डेसिमल समकक्ष है। अब देखिए 2 तरीके बताता हूं, या तो 1 2 4 8 16 और 32, या तो ये वाला मेथड लगा दीजिए और ठीक है, और नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, इसको फिर से आप दूर दूर लिख लीजिए, 0 1 0 1 0 और फिर 0 1, ये दूर दूर लिख लिए हैं। अब वही प्रोसीजर आप लगाते जाइए। देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर यहां पे 1 प्लस यहां पे 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5,
बताइए, ये देखिए, ये फिर इसके पावर कितना आ गया, वहां मतलब किसी का पावर यदि 0 होता है तो वहां पे क्या आता है, 1 होता है, वैसे 0 से ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करने का ही नहीं। यहाँ पे कितना आएगा बताइए, ये वाला आ जाएगा 2 और ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला 0 और ये वाला कितना आ जाएगा, अरे 2 की पावर कितना होता है, ये 8 हो गया ना, और ये वाला कितना आ गया 0 और ये वाला कितना आ गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना होगा, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32 आ गया। कितना आ गया 32 आ गए। इनको सबको करोगे जब तो ये कितना आ जाएगा 42। समझ में आया कि नहीं, 32 32 8 40 40 2 42, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। मतलब कितना आया दोस्तों, इसमें कहीं 42 है, ये देखिए 42। और इस वाले मेथड से देखिए 0 वाले को हटा दीजिए, इसको क्रॉस इसको क्रॉस इसको क्रॉस 1 1 1 को जोड़ लीजिए, 32 32 8 40 40 और 2 42, ये आ गया। चाहे ये वाला मेथड आप लगा दीजिए, इसमें कितनी भी पीछे तक आप सीरीज को लेके चले जाइए। ठीक है, समझ में आया, ये वाला प्रोसीजरल आपका मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। हाँ, 8 इज इक्वल टू द साइन बाइनरी नंबर। साइन बाइनरी नंबर में दोस्तों कुछ आप कंफ्यूज नहीं हो, ये तो क्या बोल रहा है, ये टूज कंप्लीमेंट बोल रहा है। ये क्या होता है, टूज कंप्लीमेंट, ध्यान रखिएगा, ये क्या बोल रहा है, टूज कंप्लीमेंट। अब एक लड़का मेरे पास कमेंट भी किया था दोस्तों कि कंप्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। दोस्तों थ्योरेटिकल वीडियो में चले जाइए, वहां कंप्लीमेंट का बहुत अच्छी तरीके से बताया हूं। तो ये टूज कंप्लीमेंट जब निकालने को बोल रहा है तो 8 का बाइनरी कितना होता है, 8 का बाइनरी कितना होता है 1 0 0, और इसका जब टूज निकालेगा साइन में लगाएगा, मतलब इसके बगल में ही आपको ये लगा देना है बस। ये वाला देखिए बाइनरी कहीं मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैंड गेट हैज, नैंड गेट में होता है हाई इनपुट एंड हाई आउटपुट, लो इनपुट एंड लो आउटपुट, हाई इनपुट एंड लो आउटपुट, लो इनपुट एंड हाई इनपुट एंड हाई आउटपुट। तो दोस्तों मैंने नैंड गेट को नैंड गेट से पहले एंड गेट को बताया हूं, एंड गेट को बताया हूं ना। ये देखिए इसका सिंबल, एंड गेट को समझिए, उसके बाद नैंड गेट तो अपने आप ही आ जाएगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए ए बी और यहां पे क्या है, वाई आउटपुट है। इसका जो मैं वो बताता था, ए बी इनपुट ले लिए, वाई आउटपुट ले लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये बताया था। 0 0 का 0 और 0 0 और 1, ये है दोस्तों एंड गेट, जिसका सर्किट डायग्राम बनाता था कि नहीं बनाता था, ये वाला याद है। ये जलेगा, बल्ब कब जलेगा, बल्ब कब जलेगा, याद आया। यहाँ पे बल्ब ग्लो करवाता था और यहाँ पे एक बैटरी लगी होती थी। ठीक है, ये वाला यहाँ पे 0 0 डालूंगा, बल्ब जलेगा ही नहीं, 0 1 डाला तब भी देखिए नहीं जला, फिर 1 इसको जोड़ा, इसको खोला, नहीं जला। जब दोनों सर्किट को मैं यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे बल्ब क्या हो जाएगा, चल जाएगा। समझ में आया, मतलब जब 1 1 होगा तभी हाई होगा। इसका भी दोस्तों यदि डिटेल से पढ़ना है आप डिस्क्रिप्शन वीडियो में जाइए। अब नैंड गेट पे आते हैं। नैंड गेट जस्ट इसका उल्टा, मतलब इसमें एक नॉट परफॉर्म हो जाएगा बस। ठीक है, नॉट परफॉर्म होने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नैंड गेट बता रहा हूं। अब नैंड गेट में क्या हो जाएगा, पहले इधर बना लीजिए ये, ठीक है, ए बी और वाई। ठीक है, इधर आप सर्किट डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए यहां पे मैंने क्या किया, ए बी और यहां पे नॉट परफॉर्म्ड कर दिया। जब नॉट परफॉर्म्ड कर दिया तो मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1, ये यहाँ पे 0। ठीक है, तो मीन्स लो इनपुट एंड आउटपुट, लो इनपुट है एंड हाई आउटपुट आएगा। एक भी लो इनपुट है दोस्तों तो आउटपुट क्या आएगा, हाई आउटपुट नैंड गेट में आता है। एक भी इनपुट लो है
तो आउटपुट हाई आएगा, हाई आएगा नैंड गेट में, ठीक है। और एंड में एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट लो ही आएगा जब तक कि दोनों इनपुट हाई ना हो। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ता हूं, इधर आ जाता हूं, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जाए। बिल्कुल सही दोस्तों, पहला वाला, क्योंकि देखिए नॉर और नैंड, नॉर और नैंड को मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल गेट हैं, यूनिवर्सल गेट हैं, ठीक है। ये किसी की भी सहायता से बनाए जा सकते हैं। अगला देखिए, इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप से केवल एंड, नहीं दोस्तों, केवल एंड बिल्कुल एलिमिनेट करिए क्वेश्चन। इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप से केवल आर, एलिमिनेट करिए क्वेश्चन। इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप से केवल नॉर, एलिमिनेट कर दीजिए क्वेश्चन, और सॉरी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो मतलब नॉर और नैंड नॉर दोनों क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल गेट होते हैं जो किसी बिना की सहायता से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ एक्सॉर लॉजिक गेट इज 1 व्हेन, एक्सॉर लॉजिक गेट का आउटपुट 1 तब होगा जब द इनपुट आर द सेम। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही निकल गया, ठीक है। 1 इनपुट इज हाई एंड अदर इज लो, द इनपुट आर डिफरेंट इनपुट। देखिए समझिए इस साइड, यहां पे बनाइए इसको, अच्छा से नहीं बना। देखिए इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, पहले डायरेक्ट टेबल बना लेते हैं, टेबल से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ए बी है मेरे पास, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसमें मैं किसका पहले बनाऊंगा, एक्सऑर का बना देता हूं, एक्सऑर जो पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, जब डिफरेंट इनपुट होगा तब हाई आएगा आउटपुट, सेम इनपुट में आउटपुट लो होगा। यहां पे लिख लीजिए डिफरेंट इनपुट में आउटपुट हाई आएगा, सेम इनपुट में आउटपुट लो आएगा। समझ में आया? तो अब एक्सनॉर का इसी के बगल में बना दूं, एक्सनॉर का। देखिए एक्सनॉर का बना देता हूं। एक्सनॉर में क्या होता है, एक्सनॉर यहां पे जब सेम इनपुट होगा, सेम इनपुट में आउटपुट हाई होगा, डिफरेंट में लो होगा। तो इसका दोस्तों देखिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अब एक्सऑर का सिंबल कैसा होता है उसको बना लीजिए यहां पे। ये देखिए ये क्या है दोस्तों, एक्सऑर वाला सिंबल, ठीक है। ये क्या है, एक्सऑर गेट का सिंबल होता है, ठीक है, ए और बी। अगर एक्सनॉर वाले का बनाऊंगा तो ये देखिए एक्सऑर है, कंफ्यूज कभी नहीं होगे, एक्सनॉर सब एक ही क्वेश्चन में 2-3 करा देता हूं। ये वाला ए बी और वाई, ये देखिए ए है एक्सनॉर, ओ है एक्सऑर। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है दोस्तों, इस वाले को, इनके आउटपुट को डिनोट हम कैसे करते हैं, इनको करते हैं इस तरीके, ये प्लस कर दीजिए, इसके बीच में ऐसे कर दीजिए, और ये एक्सऑर है और एक्सनॉर को इसके बीच में डॉट कर दीजिए गोला करके, इस तरीके। इसका जो आउटपुट आता है उसको यहां पे लिख देता हूं, आउटपुट को y इक्वल टू क्या बनेगा, एक्सऑर वाला पहले a बार b प्लस a b बार, ये क्या बना, एक्सऑर का, एक्सनॉर का
एक्स नॉर का y बराबर ए बार बी प्लस ए बी। समझ में आया? इस तरीके के बनेंगे। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं और करके ए और ये बी, और इसको और करके लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, इस तरीके। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द व्हाट अदर लॉजिक गेट। और एक्सक्लूसिव मतलब XOR लॉजिक गेट किस अन्य लॉजिक गेट से बनाई जा सकती है? एंड, नॉट गेट, और ओनली वाले तो सही नहीं होते दोस्तों, और ओनली। ठीक है, और गेट एंड नॉट गेट, एंड गेट और गेट नॉट गेट। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, एंड गेट और नॉट गेट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ एंड द इनपुट ए इज गिवन टू एंड द इन्वर्टर द आउटपुट विल बी। यदि किसी इन्वर्टर को इनपुट ए दिया जाता है तो आउटपुट होगा ए बार होना चाहिए ना एक में, देखिए 0। इसका सी ऑप्शन सही है दोस्तों, 1/, ये होता है। ठीक है, किसी का भी अगर हम इन्वर्टर करते हैं तो ये आपको इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही है। दोस्तों ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ दोस्तों आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट में डाल दीजिए, उस तरीके में वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।